हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और हमारे ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने वाले। तो चलिए जान लेते हैं उसका स्टेटमेंट और फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ हम उसको पढ़ लेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये दो चीजों की बात कर रहा है, एक तो एक्शन और रिएक्शन। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का मीनिंग जो है ना वो फोर्सेस से है। ये लॉ बता रहा है हमें कि फोर्स कभी भी एक नहीं होता है, सिंगल नहीं होता है, फोर्स हमेशा पेयर में होता है। पेयर में मतलब कैसा? तो अगर देखो, जैसे मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है और दो ऑब्जेक्ट्स मैंने एक दूसरे पे प्रेस कर दिए, तो मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? क्या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा क्या? तो नहीं, दूसरा भी ऑब्जेक्ट बदले में उस पर फोर्स लगाएगा। नॉर्मल एकदम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो सकता है। मान लो जैसे मैंने इस बोर्ड को प्रेस कर दिया, तो मैंने फोर्स किस पे लगाया है? बोर्ड पे लगाया है। तो इसको हम मान लेते हैं पहला फोर्स, और पहले फोर्स को हम एक्शन नाम देते हैं। दूसरा फोर्स जो भी होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? रिएक्शन नाम देते हैं। आप दोनों में से किसी को भी पहला या दूसरा कह सकते हो। तो देखो, मैंने तो इस बोर्ड को धक्का दिया और बदले में बोर्ड ने मुझे भी क्या किया? तो बोर्ड ने मुझे भी धक्का दिया। तो उसका अंजाम मुझे क्या दिखाई दिया? कि मैंने बोर्ड को धक्का दिया और बदले में बोर्ड ने भी मुझ पर धक्का दिया। बोर्ड तो जमीन से कनेक्टेड है, इस वजह से बोर्ड तो नहीं हिला, पर बोर्ड ने जो मेरी उंगलियों पे फोर्स लगाया उसकी वजह से मेरी उंगलियां क्या हो गई? बीच में कहीं यहाँ पे दब गई थी। यहाँ पे ब्लड फ्लो का कुछ इफेक्ट मुझे दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या सिर्फ मैंने ही बोर्ड पे फोर्स लगाया था क्या? नहीं, फोर्स कैसा लगा? पेयर में। जब मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया, बदले में बोर्ड ने भी मुझ पे फोर्स लगाया। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बहुत जम से अगर बुक्का मार दूं तो क्या हो जाएगा? बुक्के की वजह से शायद बोर्ड थोड़ा सा खराब हो जाए। क्या बदले में मुझे भी कुछ फोर्स महसूस होगा क्या? तो हाँ, बोर्ड भी मुझ पे कुछ फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से क्या होगा? मुझे भी यहाँ पे तकलीफ होगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे वही बताया गया इस लॉ में कि फोर्सेस हमेशा दो होते हैं या पेयर में रहते हैं। एक फोर्स को हम एक्शन बोलते हैं और दूसरे फोर्स को क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो चलिए स्टेटमेंट वापस एक बार पढ़ लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए, हर एक फोर्स के लिए उसके अपोजिट वाला एक फोर्स हमेशा रहता है। तो इस फोर्सेस की और क्या स्पेशलिटी हो सकती है? तो वो हम पढ़ लेते हैं। द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, अगर कोई दो ऐसे फोर्सेस है जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इस ऑब्जेक्ट पे मैंने यहां से 5 न्यूटन लगाया, इधर से भी 5 न्यूटन लगाया, तो ये 5 न्यूटन क्या होते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते। क्यों? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे और डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में जब मैंने बोर्ड को बॉक्स मारा है, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है उस केस में भी अपोजिट फोर्सेस है। बोर्ड को मैं किस तरफ धक्का दे रहा हूं? उस तरफ, और मेरे हाथ पे किस तरफ फोर्स लग रहा है? इस तरफ। फोर्सेस अपोजिट है, पर क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्या? तो नहीं, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। एक फोर्स बोर्ड पे लग रहा है, दूसरा फोर्स मेरे हाथ पे लग रहा है। दोनों फोर्स अगर मेरे ही हाथ पे लगते तो क्या होता? वो एक दूसरे को शायद कैंसिल कर देते। तो यहाँ पे वही बता रहा है वो, द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और कैसे एक्ट करता है? उसी वक्त साइमल्टेनियसली एक्ट करता है। तो ये वाला जैसे एग्जांपल है, वैसे और भी एग्जांपल है जिसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे वॉकिंग ऑन रोड, हम रास्ते पे किस तरह से चलते हैं? तो रास्ते पे चलने के लिए ना हमें एक चीज की मदद लेनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो हम रास्ते को कुछ पीछे की तरफ धक्का देते हैं। जब रास्ते को हम पीछे धक्का देते हैं तो हम किधर जाते हैं? आगे जाते हैं। तो ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा, सर हम पीछे धक्का देते हैं क्या रास्ते को? तो देखो, मान लो कि आप रास्ते पे फर्श नहीं है, मतलब जो भी आप नॉर्मल होता है, डांबर नहीं है, आइस है। अब आइस पे जो मूव करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? क्या आप तेजी से आगे भाग पाओगे क्या? या फिर तेजी से भागने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तो आप फिसल के गिर जाओगे। तो आइस पे चलना मुश्किल क्यों है और डांबर के रोड पे चलना आसान क्यों है? क्योंकि डांबर का रोड अच्छा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। जब आप आइस पे चलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। आप आइस को तो पीछे धक्का दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, पर आइस बदले में आपको आगे धक्का नहीं दे रहा है। तो आपका पैर क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा, और पैर फिसल जाएगा तो आप आगे नहीं चल पाओगे। तो इसीलिए वॉकिंग ऑन रोड इसी चीज का एग्जांपल है कि जब आप रास्ते को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो, रास्ता बदले में आपको आगे की तरफ धक्का दे रहा है। और इस तरह से दो यहाँ पे फोर्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हो सकता है गन और रिकॉइल का। गन और रिकॉइल का मतलब क्या होता है? तो आपने टीवी में देखा होगा कि जब भी सोल्जर लोग या फिर किसी भी मूवी में देखा होगा, जब भी गन चलाई जाती है हमेशा वो अपने हाथ को झटका देते हैं।
तो जब भी गन चलाई जाती है तो ऐसा होता है कि आपने गोली, आपके हाथ में बंदूक है, बंदूक ने गोली को किस तरफ फेंका है, तो आगे की डायरेक्शन में। बदले में उस गोली ने भी बंदूक पे धक्का दिया है और वो किस डायरेक्शन में लेगा, तो आपको झटका पीछे की डायरेक्शन में महसूस होगा। इसीलिए अगर हेवी राइफल होती है तो उनको हमेशा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कुछ इस तरह से कंधे से अटका के राइफल को चलाना पड़ता है बराबर। पिस्तौल को केस में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पर हेवी राइफल जब भी इस्तेमाल की जाती है तो बराबर कंधे से लटका के या फिर नीचे जमीन पे स्टैंड देके उसको फायर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमें यहाँ पे एक्शन रिएक्शन, गोली आगे जाती है और बंदूक पे झटका या हमारे हाथ पे झटका पीछे की डायरेक्शन में लगता है। बोट और सेलर का भी एग्जांपल वैसे ही होता है। जैसे मान लो आप नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो, पानी में आपकी नाव है, तालाब में पानी है, उसमें नाव रखी है और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, हमेशा पानी को पीछे धक्का देते हो। आप जिस भी बोट में बैठे हो उस बोट में बैठ के क्या करते हो, पानी को पीछे धक्का देते हो। बदले में पानी आपको कहां धक्का देता है, तो बदले में पानी आपको आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और इसी एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से क्या होता है, फिर आप तालाब में या नदी में आगे की तरफ बढ़ सकते हो। नेक्स्ट चीज यहां पे हमें पढ़नी है, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे मे नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन। तो यहां पे मुझे ये भी बताना है कि एक्सेलरेशन दोनों चीजों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो जैसे मैंने क्या किया, मैं चलने की कोशिश जब कर रहा था तो मैंने रोड को पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो क्या रोड मूव हुआ क्या, तो आप बोलोगे रास्ता तो जहां था वही रह गया और मैं तो आगे चलने लग गया। दोनों पे फोर्स क्या लगा था, दोनों पे फोर्स तो सेम लगा था। पर अभी हमें यह सोचना है कि सिर्फ फोर्सेस से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं आता है, तो यहां पे हम सेकंड लॉ से देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन किन दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है, वो ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मास भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब रास्ता किस चीज से जुड़ा है ये सोचना पड़ेगा हमें, तो रास्ता अर्थ से जुड़ा है और अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा सा 5-10 न्यूटन का अगर फोर्स लगाओगे भी रास्ते पे तो रास्ता हिलेगा क्या, तो रास्ता नहीं हिलेगा। वही 5-10 न्यूटन का फोर्स अगर आपके पैर पे लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो आप आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बोलने का मतलब यह है कि ये लॉ हमें यहाँ पे बता रहा है कि हेवी ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा हेवी हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देता है, ठीक है, या फिर एकदम मिनिमल होगा, इतना छोटा होगा कि दिखाई भी नहीं देगा। तो इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी आपके टेक्स्ट बुक में बताया, वो बोल रहे हैं कार्ट पे खड़े हो जाओ और हेवी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने की कोशिश करो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल और एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपको स्पेस में एक हेवी चीज के साथ रखा गया है और आपको पीछे की डायरेक्शन में जाना है। अब स्पेस में तो हवा पानी कुछ भी नहीं है, आप हाथ पैर मार के तो नहीं जा सकते, तो आपके पास एक चीज रखी गई है, बस इतना ही आपके पास एक 5 kg वेट दे रखा है और आप दोनों ही हो, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आप कैसे जाओगे, तो इस केस में ये 5 kg का जो भी मास होगा उसको आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में धक्का दोगे। तो मैंने क्या किया, 5 kg वाली चीज को इस डायरेक्शन में फेंका, बदले में वो 5 kg वाला ऑब्जेक्ट मुझे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, और मैं इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस में जो भी हम वर्क करते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। जैसे रॉकेट भी हमें अगर फ्लाई करना होता है ना, तो उस केस में भी सेम प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। रॉकेट क्या करता है, तो रॉकेट बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से क्या ड्रॉप करता है, फ्यूल या फिर बर्न्ड गैसेस जो होते हैं ना उसको ड्रॉप करता है, वो बहुत स्पीड से ड्रॉप करता है। वो जो गैसेस होते हैं उनका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा होता है, बदले में ये जो होता है रॉकेट जो होता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन बहुत कम आता है। क्यों, फोर्सेस दोनों पे सेम ही लग रहे हैं, या फिर रॉकेट पे फोर्स इसने लगाया है, जो बर्न्ट आउट गैसेस बाहर निकल रहे हैं ना उसी ने रॉकेट पे फोर्स लगाया है, तो दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है। गैसेस पे फोर्स इधर लग रहा है, रॉकेट पे फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों पे फोर्स सेम ही लग रहा है। डिफरेंस क्या है, जो गैसेस का मास होगा वो कम है और अगर मास कम होगा तो उनका एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसलिए गैसेस बहुत तेजी से निकलते हैं। उसके कंपैरिजन में रॉकेट जो होगा उसका मास क्या है, मास काफी ज्यादा होता है रॉकेट का, और रॉकेट का मास ज्यादा होने की वजह से आपको दिखाई देगा कि रॉकेट को उतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं आती है जितनी गैसेस को आती है। इसके बाद हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए। पहला ऑब्जेक्ट कुछ ए ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ बी ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट का मास ma है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास mb है।
उनकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कि कुछ ये यूए वेलोसिटी से जा रहा था, ये यूबी वेलोसिटी से जा रहा था, और कुछ देर बाद क्या होगा, ये टकराएंगे। टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी हुई, तो ए वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वीए हो गई और बी वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वीबी हो गई, और बीच में इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा है। मतलब ये सारा जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड है। तो इसी के बेसिस पे हम लिखेंगे अभी चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने क्या पढ़ा था, फोर्स की तरह पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू के एम ए, और फिर फोर्स इक्वल्स टू एम ए, या फिर फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये पढ़ा था। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, ये होगा, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए होगा। पर अभी मैं फोर्स अलग अलग निकालना चाहता हूं, किस किस के लिए, तो मुझे फोर्सेस निकालने हैं, पहले ए ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा और दूसरा बी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा। तो एफ ए बताऊंगा, एफ ए की वैल्यू बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मास की जगह पे मैं एम ए लिख दूंगा। फाइनल वेलोसिटी किसकी बताऊंगा, ए वाले ऑब्जेक्ट की, वी ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू ए, और डिवाइड किससे करूंगा, टी से डिवाइड मैं कर दूंगा। तो इतना फोर्स लगा किस पे, ए वाले ऑब्जेक्ट पे। दूसरा, इसका भी मोमेंटम, क्योंकि ये एक दूसरे से टकराए तो इनके वेलोसिटीज में मोमेंटम में कुछ चेंज आया होगा, इसके भी मोमेंटम में कुछ चेंज आया होगा। इस पे जो भी फोर्स लगा उसी को हम क्या कहते हैं, इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसके लिए लिखूंगा मैं, तो फोर्स ऑन बी, तो आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिया है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसा भी लिखोगे चलेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे उसने क्या बताया कि फोर्स ऑन बी वो कितना होगा, तो वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर किसका, बी का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता है कि एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल तो होते हैं मैग्नीट्यूड पे, पर अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे हम वही लॉ लगा देंगे और बोलेंगे कि फोर्स ए बी ये किसके बराबर होगा, निगेटिव होगा फोर्स बी ए के, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है इससे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लिखूंगा एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो क्या करना है, दोनों साइड पे मुझे क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, तो टी और टी को मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये इक्वेशन लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये सारी चीजें मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या लिखूंगा मैं, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू, माइनस साइन लगाऊंगा हर इसमें, माइनस एम बी वी बी, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एम बी यू बी। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो सारे यूए वाले टर्म एक साइड लेके जाओ और वी वाले टर्म एक साइड लेके आओ। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ये वाले टर्म मान लो इधर लेके गया, क्या मिल रहा है, और ये वाले इधर लेके आए, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू ये टर्म इधर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है कि ये मोमेंटम जो है ये क्या मोमेंटम है, तो ये एम ए यू ए, तो ये एम ए वाले ऑब्जेक्ट का शुरुआती मोमेंटम है क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही ये मोमेंटम क्या है, तो ये मोमेंटम है बी वाले ऑब्जेक्ट का, बी वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, ये वाला पार्ट जो है क्या मिला मुझे यहाँ पे, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम मुझे मिल गया है। और ये चीज क्या लिखी है मैंने, एम ए वी ए, एम ए वी ए मतलब क्या, ए वाले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम प्लस एम बी वी बी, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा बी वाले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर। तो यहां पे मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व किया है, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे कि इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू होगी ना वो फाइनल मोमेंटम के बराबर बराबर होगी, और यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, उन दोनों पे फोर्स लगेगा, क्या होगा, उनका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। और ऐसा कब तक होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तब तक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और समझ लिया है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड और थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।